Hello everyone, this is CA Keval Mota, and today we are going to start with the new chapter, that is duty drawback. The provisions of duty drawback are contained in section number 74, section number 75, section number 75A, section number 76 of Customs Act 1962 along with certain rules. ठीक है, अपने को इतने प्रोविजन डिस्कस करने हैं क्योंकि ड्यूटी ड्रॉबैक के चैप्टर में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं. There are only few things which are important from exam perspective that we are going to cover in this video. Okay. इसके ऊपर एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन आता है. इसके लिए हम आज ड्रॉबैक के साथ, दिस इज ड्यूटी ड्रॉबैक के साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. आई विल टेक 2 to 3 क्वेश्चंस. ओके, लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक. एक बार बेसिक मीनिंग समझ के चलते हैं. मीनिंग ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक. ओके, मीनिंग क्या है? एकदम सिंपल है. अगर आपने कुछ गुड्स इंपोर्ट करे हैं, ओके, तब आप लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी, सेस अगर लग रहा है तो ये सारा का सारा कस्टम ड्यूटीज आप पे करते हो, बराबर है. एंड जब आप इस प्रोडक्ट को, अगर मान के चलो कि आपने कुछ इंपोर्ट किया जापान से, टीवी इंपोर्ट की, ओके, अब टीवी जैसी मुझे चाहिए थी वैसी नहीं निकली. मैंने टीवी का बॉक्स ओपन किया, टीवी मुझे जैसी चाहिए थी वैसी नहीं निकली. तो यहां पर मैं क्या करूंगा? उस जापान वाले को टीवी वापस भेज दूंगा. तो यहां पर गवर्नमेंट, जो पर्सन एक्सपोर्ट कर रहा है वापस, ठीक है, मतलब इंपोर्ट किया था अभी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो दैट पर्सन को गवर्नमेंट ड्यूटी ड्रॉबैक देती है. बोलती कि आपने अगर इसको यूज नहीं किया इंडिया में, देन आपको 98% का ड्रॉबैक मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? मतलब ये रेट्स तो अपन बाद में देखेंगे डिटेल में. समझ में आई बात? ओके. और अगर आपने उसको यूज किया एंड देन उसको एक्सपोर्ट किया, देन आपको कुछ अलग परसेंटेज के हिसाब से ड्यूटी ड्रॉबैक दी जाएगी. ओके. Along with that, then comes section number 75. Then comes section number 75. 75 किस लिए है? 75 is for import of goods which will be used in manufacturing export goods. ठीक है, मतलब इंपोर्ट किया था मैंने कुछ चीज, फॉर एग्जांपल से मैंने शूज बनाने के लिए डाइस इंपोर्ट किया. क्या इंपोर्ट किया? डाइस. डाइस वर इंपोर्टेड. अब ये डाइस को मैं शूज बनाने में यूज करूंगा एंड शूज विल बी एक्सपोर्टेड. मतलब शूज एक्सपोर्ट होंगे. तो यहां पर मुझे जो डाइस के ऊपर मैंने कस्टम ड्यूटी पे करी थी उसका मुझे रिफंड दिया जाएगा. ठीक है, उसको हम कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक. इज दैट क्लियर? देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 74 एंड 75. अपन अप्रोप्रिएट टाइम पर देखेंगे. अभी सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन पार्ट चालू है. ओके. देन कम्स सेक्शन 75A. 75A ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट आपको टाइम पर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं देती, देन इन दैट केस आपको ड्रॉबैक इंटरेस्ट के साथ मिलेगा. ठीक है, क्या रेट पे मिलेगा, क्या पीरियड के लिए मिलेगा, बाद में देखेंगे. एंड अगर गवर्नमेंट ने आपको गलती से ड्रॉबैक दे दिया, बाय मिस्टेक, एरोनस रिफंड, देन इन दैट केस यू हैव टू पे बैक टू द गवर्नमेंट अलोंग विथ इंटरेस्ट. इज दैट क्लियर? सो ये हम देखेंगे सेक्शन 75A में. देन वी विल सी सर्टेन एक्सेप्शंस जिसमें अपने को ड्रॉबैक नहीं मिलता. देन व्हाट वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट, देन सेक्शन 76 जिसमें कुछ कंडीशंस दी हुई है जो फुलफिल करनी पड़ेंगी ड्रॉबैक क्लेम करने के टाइम पर. जैसे आपका ड्रॉबैक का अमाउंट 50 रुपए से ज्यादा ही होना चाहिए, उससे अगर कम हुआ तो ड्रॉबैक नहीं मिलेगा. एंड सच अदर थिंग्स आर देयर. मिनिमम वैल्यू एडिशन, ये सारी चीजें हैं. स्टार्ट करते हैं अभी ड्रॉबैक का चैप्टर. सेक्शन नंबर 74. सेक्शन नंबर 74 एंड 75, इन दोनों में मैं आप लोग को डिफरेंशिएशन बताऊंगा पहले. ओके, एक बार फॉर्मली रीड कर रहे हैं अपन. ड्रॉबैक इज एन एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम where duties paid on any imported material which are used in manufacturing goods which are to be exported will be refunded to the importer. ठीक है, मतलब अगर आप लोग कुछ मटेरियल यूज करते हो फॉर मेकिंग एक्सपोर्ट गुड्स, आप लोग कुछ इंपोर्ट करिए, उस इंपोर्टेड गुड्स को आप यूज करोगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग सच गुड्स विच आर गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड, सो सेक्शन नंबर 75 के हिसाब से आपको ड्रॉबैक दिया जाएगा. ड्रॉबैक इज ऑल्सो अलाउड इन केस वेयर द गुड्स आर इंपोर्टेड एंड देन एक्सपोर्टेड विथ और विदाउट यूज. मतलब आप अगर मैन्युफैक्चर नहीं करोगे देन आपको सेक्शन 74 के हिसाब से ड्रॉबैक मिलेगा. एंड अगर आप मैन्युफैक्चर करने वाले हो, ठीक है, इंपोर्टेड गुड्स को यूज करके मैन्युफैक्चर करोगे एक्सपोर्ट गुड्स, देन आपको सेक्शन 75 के हिसाब से ड्रॉबैक दिया जाएगा. ठीक है. नाउ लेट अस सी द डिफरेंशिएशन बिटवीन 74 एंड 75. ओके.
सेक्शन 74 ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड गुड्स। आपने इंपोर्ट किया, हो सकता है कि आपको जैसे चाहिए था वैसा गुड्स नहीं निकला, आपने उसको री एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, उसको हम कहते हैं विदाउट यूज री एक्सपोर्ट करना। ओके, अगर आपने कुछ गुड्स इंपोर्ट किया एंड उसको इंडिया में यूज किया एंड देन यू एक्सपोर्टेड, देन ऑल्सो इट विल फॉल इन द परव्यू ऑफ सेक्शन नंबर 74। क्लियर है? सेक्शन 75 में किस चीज की बातें हैं? अगर आपने इंपोर्ट किया कुछ मटेरियल, उसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया एंड जो फिनिश गुड्स है उसको आपने एक्सपोर्ट किया, देन सेक्शन नंबर 75 वुड बी एप्लीकेबल। ठीक है, पढ़ते हैं। रिफंड ऑफ कस्टम्स ड्यूटी इंक्लूडिंग आईजीएसटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग आईजीएसटी एंड कस्टम्स विल बी अवेलेबल। मतलब रिफंड किसका दिया जाएगा? बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, आईजीएसटी, सब कुछ आपको रिफंड मिलेगा। जितना भी ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी आपने पे किया, सबका सब रिफंड मिलेगा, समझा? आईजीएसटी का भी रिफंड दिया जाएगा। हाउएवर इन केस ऑफ सेक्शन 75 आपको कस्टम ड्यूटी का रिफंड मिलेगा एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी एंड सेस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 75 आपको रिफंड किसका दिया जाएगा? सिर्फ कस्टम ड्यूटी एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी एंड सेस। मतलब आईजीएसटी एंड सेस का जो रिफंड होगा वो सेक्शन 54 ऑफ सीजीएसटी जो अपन ने रिफंड चैप्टर किया था ना जीएसटी में, उसके हिसाब से आपको मिलेगा, समझा? ओके, सो इंपोर्ट करो, कस्टम ड्यूटी पे किया, बीसीडी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज एंड अदर सम कस्टम ड्यूटीज, ओके, एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी एंड सेस, उसका रिफंड सेक्शन 75 देगा। ओके, एंड अगर आप इसको एक्सपोर्ट करोगे देन जो जीएसटी का कंपोनेंट था इंपोर्टेड गुड्स पर, ओके, दैट विल बी रिफंडेड एज पर सेक्शन नंबर 54 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, समझा? रेड विथ सेक्शन नंबर 16। ये पूरा का पूरा डिस्कशन अपन ने रिफंड के चैप्टर में दी। ओके, एक्सपोर्ट करने के दो तरीके, विथ एलयूटी, विदाउट एलयूटी। अगर विथ एलयूटी करते हो तो आईटीसी का रिफंड मिलेगा इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 89। एंड अगर आप इसको विदाउट एलयूटी एक्सपोर्ट करें, दैट इज ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी, देन आपको जो आउटपुट पे जीएसटी पे किया उसका रिफंड मिलेगा। ओके, एंड यू कैन पे दैट आउटपुट जीएसटी फ्रॉम आईटीसी एज वेल एज कैश, जैसा भी आपको चाहिए। सेक्शन 74 री एक्सपोर्ट विथ यूज और विदाउट यूज, ठीक है, उसमें गुड्स आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो गुड्स आया था, फॉर एग्जांपल ये कैल्सी मैंने इंपोर्ट करी थी, ये कैल्सी अगर ठीक से नहीं चल रही है तो मैंने उसको री एक्सपोर्ट कर दी, तो यहाँ पर जो इंपोर्ट करी थी वही एक्सपोर्ट करनी, ओके, एंड वो आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग दूसरा कुछ आइटम एक्सपोर्ट करोगे एंड ड्रॉबैक क्लेम करोगे, ऐसा नहीं। जो आइटम इंपोर्ट करी थी वही आइटम आपको एक्सपोर्ट करनी। नेक्स्ट, सेक्शन 75 में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने डाई मंगवाई है, उस डाई को मैं शूज बनाने के लिए यूज करूंगा एंड शूज एक्सपोर्ट करूंगा। सो आई एम नॉट एक्सपोर्टिंग डाई, आई एम एक्सपोर्टिंग शूज विच आर मेड अप विद दैट डाई। तो यहाँ पर ऑब्वियसली गुड्स वुड नॉट बी आइडेंटिफाइबल। नेक्स्ट इज ड्रॉबैक विल बी अवेलेबल एट द रेट ऑफ 98% ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी इफ एक्सपोर्टेड विदाउट यूज। मतलब आपने उसको यूज ही नहीं किया इंडिया में, ये कैल्सी आया, मैंने कैसियो का कैल्सी मंगाया था, बराबर है, पर यहाँ पर मैंने गुड्स खोला और देखा ये तो कैसीनो का कैल्सी है, मतलब डुप्लीकेट माल आ गया। तो यहाँ पर मैं उसको खोले बिना, यूज करे बिना, मतलब खोला मैंने, यूज नहीं किया एंड उसको एक्सपोर्ट किया, तो यहाँ पर जितना भी कैल्सी के ऊपर मैंने कस्टम्स ड्यूटी पे किया था इंक्लूडिंग आईजीएसटी, उसका 98% रिफंड दिया जाएगा। समझ में आया बात? क्लियर है? और रिफंड ऐसे ही नहीं दिया जाएगा, आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें, आपको ये रूल्स में लिखा हुआ है। यू हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द, जो भी आप लोग एक्सपोर्ट करते हो तब शिपिंग बिल फाइल करते हो, तो शिपिंग बिल का कॉपी होना चाहिए। ओके, देन जो भी गुड्स इंपोर्ट किया था तब बिल ऑफ एंट्री फाइल किया होगा, तो वो होना चाहिए, एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वो सब रूल्स में लिखा हुआ है, दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, सो एप्लीकेशन करने के बाद ही ड्रॉबैक का मतलब रिफंड मिलेगा आप लोग को, डायरेक्टली रिफंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, सेक्शन 74 की बात कर रहे हैं। अगर विथ यूज है, आपने समझो कैल्सी इंपोर्ट किया, कैल्सी को अच्छे से यूज किया, समझो 4-5 महीना यूज किया, एंड आपका एग्जाम हो गया तो आपने उसको वापस से एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, सो इस केस में क्या आपको रिफंड मिलेगा? जी हाँ मिलेगा, बट 98% के हिसाब से नहीं मिलेगा, कुछ अलग रेट्स हैं वो देखेंगे अपन बाद में। ओके, देन सेक्शन 75 की बात करते हैं। 75 में क्या आपको 98% मिलेगा?
नो। इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 75 आपको ऑल इंडस्ट्री रेट के हिसाब से रिफंड दिया जाएगा, ऑल इंडस्ट्री रेट। ठीक है, ऑल इंडस्ट्री रेट मतलब क्या होता है, सब इंडस्ट्री, मतलब फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री, सो स्टील इंडस्ट्री का गवर्नमेंट ने एक रेट स्पेसिफाई किया होता है, फॉर एग्जांपल से 60 रुपीज और 70 रुपीज पर टन, एग्जाम्पल है 60 रुपीज पर टन और 60 रुपीज पर केजी। तो जितना भी आप एक्सपोर्ट करोगे उस क्वांटिटी को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो भी अमाउंट आएगा वो आपको ड्रॉबैक दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपके प्रोडक्ट के लिए ऑल इंडस्ट्री रेट स्पेसिफाइड नहीं है देन यू हैव टू अप्लाई फॉर ब्रांड रेट। ठीक है, आपको ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करना होगा अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एंड अगर आपका ऑल इंडस्ट्री रेट इज लेस देन 80% ऑफ एक्चुअल ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्टेशन, देन आपको स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करना होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो आपने इंपोर्ट के टाइम पर ड्यूटी पे की है। ओके, इंपोर्ट किया आपने गुड्स, आपने ड्यूटी पे करी सपोजिंगली से ₹100। ओके, ड्यूटी पे की ₹100, पर एज पर ऑल इंडस्ट्री रेट आपको रिफंड बन रहा है ₹70 का। सो इन दिस केस द रिफंड अमाउंट इज लेस देन 80%। ठीक है, एज पर ऑल इंडस्ट्री रेट इट इज लेस देन 80% ऑफ एक्चुअल ड्यूटी पेड। सो यहाँ पर आप लोग स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 74 में कुछ कंडीशन है। ये कंडीशन ये कहती है कि अगर आप जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो उसको 2 साल के अंदर अंदर आपको एक्सपोर्ट करना है वापस, मतलब ये कैल्सी का आपको ड्रॉबैक चाहिए, सो आपको इस कैल्सी को 2 साल के अंदर अंदर एक्सपोर्ट करना होगा, री एक्सपोर्ट करना होगा। इज दैट क्लियर? ये री एक्सपोर्ट डायरेक्टली भी हो सकता है या फिर एज अ बैगेज भी हो सकता है। बैगेज मतलब आप लोग आपके बिलोंगिंग्स के साथ लेकर के जा रहे हो, सो बैगेज डिक्लेरेशन फाइल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको रिफंड दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? एज एज exported as a baggage is also allowed in section 74. In section 75 there is no time limit to export the goods. डाई आया, शूज में यूज हुआ, अभी ये शूज चाहे 2 साल के बाद एक्सपोर्ट हो चाहे 5 साल के बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। ड्रॉबैक एप्लीकेशन के लिए टाइम लिमिट, ध्यान से सुनना, ड्रॉबैक लेने के लिए आपको अप्लाई तो करना पड़ेगा ना। सो एप्लीकेशन करने का टाइम लिमिट 2 years है, लेकिन एक्सपोर्ट करने का टाइम लिमिट कुछ भी नहीं, सेक्शन 75 में। तो ड्रॉबैक का टाइम लिमिट क्या हुआ? ड्रॉबैक क्लेम करने का एक्सपोर्ट करने से 2 साल, एक्सपोर्ट कभी भी करो। इज दैट क्लियर? सो देयर इज नो टाइम लिमिट टू री एक्सपोर्ट द गुड्स इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 75। देन कैनॉट बी एक्सपोर्टेड एज बैगेज, मतलब अगर आप लोग डाई यूज करते हो, इंपोर्टेड डाई यूज करते हो एंड शूज को एक्सपोर्ट करते हो, तो शूज को आप एज अ बैगेज नहीं लेके जा सकते। इज दैट क्लियर? आपको नॉर्मली पूरा शिपिंग बिल फाइल करना होगा, पूरा वेसल के थ्रू ऐसा लेके जाना है आपको, बैगेज में आप लेकर के नहीं जा सकते। ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक claim shall be filed within 2 years from let export order date. 2 years from let export order date. क्लियर है? तो यहाँ पर 2 साल के अंदर अंदर आपको एक्सपोर्ट करना है। सो मैक्सिमम आप कितने टाइम में एक्सपोर्ट करोगे? एकदम लास्ट टू लास्ट कहने से 2 साल के एंड पर, एंड 2 साल के एंड से आपको 2 साल में फाइल करना है। ठीक है, मतलब टोटल 4 years जैसा कुछ हो जाता है। सो यहाँ पर आपको 2 years फ्रॉम द लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर डेट फाइल करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है। किसकी टाइम लिमिट नहीं है? एक्सपोर्ट करने की टाइम लिमिट नहीं है। जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे उसके 2 साल के अंदर अंदर तो रिफंड क्लेम के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा, ड्रॉबैक के क्लेम के लिए आपको एप्लीकेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब सेक्शन 74 ये कहता है कि विथ यूज करोगे आप तो कुछ अलग रेट है, विदाउट यूज करोगे तो 98% है। ठीक है, अगर विदाउट यूज किया तो आपको 98% ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्टेड गुड्स आपको रिफंड दिया जाएगा, इंक्लूडिंग जीएसटी एंड सेस। ठीक है, विदाउट यूज, कैल्सी इंपोर्ट किया, यूज ही नहीं किया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो 98% का आपको रिफंड दिया जाएगा। पर अगर आप उस कैल्सी को यूज करते हो, ठीक है, नाउ देयर इज सम डिस्टिंक्शन पॉइंट। अगर आप उसको यूज करते हो अगर प्राइवेट यूज करते हो देन आपको इस पर्टिकुलर प्रोविजन के हिसाब से रिफंड दिया जाएगा, एंड अगर आप अदर देन प्राइवेट यूज करते हो देन आपको इस तरीके से रिफंड दिया जाएगा। ठीक है, दोनों केस अलग है।
अगर मोटर व्हीकल आपने यूज किया तो आपको इस तरीके से रिफंड दिया जाएगा। समझ में आई बात? नाउ दिस इज ओनली फॉर विथ यूज, दिस इज ओनली फॉर विथ यूज। अगर विदाउट यूज है तो चाहे बिजनेस यूज है चाहे प्राइवेट यूज है, दोनों में ही आपको 98% मिलेगा। समझ में आया क्या? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिपीटिंग इट वंस अगेन। अगर आपने इंपोर्ट किया, ओके, इंपोर्ट करने के बाद आप लोग इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो विदाउट यूज, विदाउट यूज आपने यूज ही नहीं किया, कैलसी खोला, कैसियो के बदले निकला कैसीनो, आपने एक्सपोर्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर ये कैलसी चाहे आपने पर्सनल पर्पस के लिए लिया हो चाहे बिजनेस पर्पस के लिए लिया हो, आपको दोनों ही केस में 98% ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी पेड इंक्लूडिंग जीएसटी एंड सेस रिफंड दिया जाएगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट, विदाउट यूज हो गया अपना विथ यूज। अगर आप उसको यूज करते हो, कैलसी खोला, यूज किया, नाउ इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ यूजेज। अगर आपका पर्सनल और प्राइवेट यूजेज था देन आपको इस प्रोविजन के हिसाब से मिलेगा। अगर आपका अदर देन प्राइवेट यूज था, मतलब बिजनेस यूज हो सकता है, देन इन दैट केस इस पर्टिकुलर प्रोविजन के हिसाब से दिया जाएगा। समझ में आई बात? ओके, नाउ लेट अस सी विथ यूज अदर देन मोटर व्हीकल और गुड्स यूज फॉर पर्सनल और प्राइवेट यूज। ठीक है, प्राइवेट यूज को छोड़ करके बिजनेस यूज का अपन समझेंगे किस तरीके से आपको ड्रॉबैक दिया जाएगा। ओके, चलो अब यहां पर विथ यूज है ऑब्वियसली। सो विथ यूज में हम चेक करेंगे कि आपने कितना महीना यूज किया। जैसे जैसे आप लोग ज्यादा यूज करोगे वैसे वैसे ड्रॉबैक कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप लोग यूज ज्यादा करोगे वैसा वैसा ड्रॉबैक कम होते जाएगा। समझ में आई बात? ओके, अब यूजेज का क्या मतलब है? यूजेज का मतलब है कि जब भी आपने उसको इंपोर्ट कराया था, क्लियरेंस करवाया, तब से लेकर के आपने उसको कब एक्सपोर्ट किया, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर डेट, क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन से लेकर के आपको एक्सपोर्ट डेट तक देखना है। इज दैट क्लियर? ओके, अगर ये 0 to 3 मंथ्स है, 0 to 3 मंथ्स, देन आपको 95% ऑफ अमाउंट का ड्रॉबैक मिलेगा। देखिए यहाँ पर ड्रॉबैक का परसेंटेज मतलब ड्यूटी पेड है ना, उसका परसेंटेज है। एंड यहाँ पर फॉर्मूला कुछ अलग है, जो आगे अपन देखेंगे उसका फॉर्मूला अलग है। यहाँ पर क्या है, जितना ड्यूटी पे किया उसका कुछ परसेंटेज है, एंड यहाँ पर कुछ ड्यूटी पे किया उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा एंड देन रिफंड अमाउंट मिलेगा, ड्रॉबैक अमाउंट मालूम पड़ेगा। ठीक है, सो हियर सपोजिंगली आई पेड ₹100 एज इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्लूडिंग जीएसटी, आईजीएसटी एंड सेस। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं 3 महीने के अंदर अंदर वापस से एक्सपोर्ट कर दिया तो ₹95 वुड बी गिवन अवे एज ड्रॉबैक। क्लियर है? ओके, अगर मैंने 3 महीने से ज्यादा यूज किया बट इट इज अप टू 6 मंथ्स, 3 महीने से ज्यादा पर 6 मंथ्स तक, इन दैट केस 85% मिलेगा। मोर देन 6 मंथ्स है बट अप टू 9 मंथ्स है, देन 75% मिलेगा। अगर मोर देन 9 मंथ्स है, अप टू 12 मंथ्स है, देन 70% मिलेगा। इफ इट इज मोर देन 12 मंथ्स बट अप टू 15 मंथ्स, देन 65%। मोर देन 15 मंथ्स and up to 18 months 60%, and more than 18 months there is no drawback available to you, आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। समझ में आया? अगर आपने विथ यूज किया है, ठीक है, आपने उसको यूज किया एंड 18 मंथ्स के बाद आप अगर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं देन आपको कोई भी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? इसको याद कैसे रखेंगे? पहली बात तो ये 3 के टेबल में आ रहा है सब कुछ, 0 to 3, 3 to 6। तो यहाँ पर 3 to 6 का मेरा मतलब है कि मोर देन 3 to 6। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यहाँ पर 3 to 6 लिख रहे हैं। 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, 15 to 18 एंड मोर देन 18। ओके, अब यहाँ पर पहले 2 बार में आपको 10% कम करना है, 95, 85, 75। उसके बाद 5% 70, 65, 60 एंड 0। ठीक है, 95, 85, 75, 95, 85, 75, 70, 65, 60, इस तरीके से याद रखना है आपको। ओके, एकदम इजी है, 1-2 बार रीड करोगे तो याद रह जाएगा, आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंड सम्स इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑब्वियसली याद रह जाएगा। अब अगर आप कुछ चीज को यूज कर रहे हो एंड देन एक्सपोर्ट कर रहे हो इतने टाइम लिमिट के अंदर, तो इसके हिसाब से आपको ड्रॉबैक दिया जाएगा। बट देर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस, मतलब आप उसको अगर विथ यूज करोगे देन आपको कुछ भी ड्रॉबैक नहीं दिया जाए। कौन सी चीजें हैं वो? सबसे पहली है वेयरिंग अपैरल। वेयरिंग अपैरल मतलब कि मान लो कि ये मेरा शर्ट है, मेरे को एक पार्टी में जाना था, उसके लिए मैंने कुछ शर्ट इंपोर्ट किया, पार्टी में पहना एंड देन मैं उसको वापस एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पर
ड्रॉबैक दिया जाएगा? आंसर इज नो। सी दिस इज ओनली फॉर विथ यूज। ये विथ यूज के लिए। अगर विदाउट यूज वेयरिंग अपैरल एक्सपोर्ट होगा देन आपको 98% ड्रॉबैक दिया जाएगा। रिपीटिंग इट वन सेकेंड, दिस एक्सेप्शंस आर ओनली फॉर विथ यूज। अगर विदाउट यूज का केस है आपका देन आपको 98% रिफंड दैट इज ड्रॉबैक मिलेगा। समझ में बात? अगर यूज करके एक्सपोर्ट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा इन दिस केसेस। टी चेस्ट exposed cinematographic film passed by board of film censors in India, unexposed photographic film, paper and plates, एक्सरे फिल्म्स। मतलब मान के चलो कोई आपने मूवी का सीडी मंगाया, ओके, मूवी देख ली, काम हो गया, सीडी को एक्सपोर्ट कर दिया, सो इट इज अ काइंड ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म। देन अनएक्सपोज्ड फोटोग्राफिक फिल्म, पेपर प्लेट्स, एक्सरे फिल्म, जो भी है, मतलब ये सारी चीजें कैसी है पता है आपको? आप लोग इसको यूज करोगे एंड देन उसको अगर एक्सपोर्ट करोगे, मतलब आपका काम खत्म हो गया, योर वर्क इज कंप्लीटेड, फिर भी वो सेम फॉर्म में रहेंगी। इट वुड बी इन द सेम फॉर्म। मतलब सीडी आई थी, बराबर है, उस सीडी को अपने डीवीडी प्लेयर में डाला एंड आपने पूरा मूवी मस्त देख ली, ओके, एंड उस मूवी का मतलब देखने के बाद उस सीडी को डाल दिया वापस डब्बे में, उसको मस्त पैकिंग किया एंड एक्सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट रिफंड देगी क्या? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आपने इसको यूज कर लिया। इज दैट क्लियर? अगर यूज नहीं किया है, खोला ही नहीं है, खोला मतलब ऐसा पार्सल खोला पर सीडी को यूज नहीं किया, या फिर आपने कुछ वेयरिंग अपैरल पहने मतलब मंगाए थे, उसको आपने यूज नहीं किया, देन इन दैट केस 98% ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी पेड वुड बी अवेलेबल एज रिफंड। अब अपन देखते हैं, अगर आप लोग इसको यूज करते हो, ध्यान से सुनना, यूज तो कर रहे हो पर यूज किसके लिए कर रहे हो? पर्सनल एंड प्राइवेट यूज, ओके, एंड हियर इट इंक्लूड्स मोटर व्हीकल। मतलब कभी भी आपको क्वेश्चन में मोटर व्हीकल का केस आएगा तो आपको बाय डिफॉल्ट यहीं पर आना है। यू हैव टू कम ओवर हियर ओनली। आपको उधर 95, 85, 75, 70, 65 एंड 60 उसमें नहीं जाना है। आपको कहां पर आना है? इसमें। क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है मोटर व्हीकल और गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल और प्राइवेट यूज। तो यहाँ पर आपको पर्सनल एंड प्राइवेट यूज की सारी चीजें इधर के हिसाब से आपको ड्रॉबैक दी जाएंगी, ओके। ये फॉर्मूला के हिसाब से क्या फॉर्मूला है, सुनो ध्यान से। इंपोर्ट ड्यूटी पेड माइनस सम परसेंटेज, वहां पर क्या था? इंपोर्ट ड्यूटी पेड इनटू सम परसेंटेज। यहां पर क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी पेड माइनस सम परसेंटेज। याद रहेगा? ओके। इंपोर्ट ड्यूटी पेड माइनस यूजेज। अगर आपका यूजेज फर्स्ट ईयर के अंदर है, मतलब मान के चलो कि ये कैलसी मैंने इंपोर्ट किया था, 100 रुपीज का मैंने इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे किया था। अब ये कैलसी का यूजेज फर्स्ट ईयर के अंदर है, मतलब फर्स्ट ईयर चालू है, फर्स्ट ईयर भी खत्म नहीं हुआ है, फर्स्ट ईयर ही चालू है। देन इन दैट केस आपको 4% पर क्वार्टर के हिसाब से माइनस करना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से आपको रिडक्शन के हिसाब से आपको रिफंड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कैलसी को मैं 2 क्वार्टर के बाद एक्सपोर्ट करता हूँ। कितने क्वार्टर के बाद? 2 क्वार्टर। सिंस इट इज फर्स्ट ईयर, आई वुड बी टेकिंग इट एज अ 4 क्वार्टर। 4 क्वार्टर मतलब 4% पर क्वार्टर, 4% पर क्वार्टर। तो 8% माइनस करके इसको अपने को ड्रॉबैक मिलेगा, दैट इज 92%। ठीक है, मान के चलो कि मैं इसको पूरा एक साल यूज करता हूँ, पूरा एक साल यूज करता हूँ, अब तक मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया। आई एम गोइंग टू एक्सपोर्ट इट इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, सो फर्स्ट ईयर का टोटल रिडक्शन कितना हो गया? 16%। समझ में आया क्या बात? फर्स्ट ईयर में टोटल रिडक्शन वुड बी 16%। 4% इज पर क्वार्टर, तो ऐसे 4 4 4 4 हो जाएगा, मतलब 4 क्वार्टर। ठीक है, अब मान के चलो सेकंड क्वार्टर में, सॉरी सेकंड ईयर में, सेकंड क्वार्टर में इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, सेकंड ईयर के सेकंड क्वार्टर में। तो यहाँ पर 3% लिखा है, सेकंड ईयर में 3%, मतलब 3% पर क्वार्टर। This 3% is not for whole second year. This 3% is for per quarter in second year. समझा? तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि एक एलसी को मैं सेकेंड ईयर यूज करके, सेकेंड ईयर में 2 क्वार्टर यूज करके एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे 2 क्वार्टर के 3 and 3 इतना रिडक्शन करना पड़ेगा। सो टोटल रिडक्शन कितना होगा? पूरे फर्स्ट ईयर का 16% एंड सेकेंड ईयर का से यहाँ पर कितना? 6%। सो 22% माइनस करके मुझे रिफंड मिलेगा, दैट इज 78 रुपीज। समझा? तो यहाँ पर मान के चलो कि मैंने सेकेंड ईयर भी उसका पूरा यूज किया,
सेकेंड ईयर पूरा यूज किया। सो अब तक मेरा कितना रिडक्शन हो चुका है? कैन आई से 28%? 28 ना, हाँ। सो सेकेंड ईयर तक मैंने पूरा यूज किया, 28% रिडक्शन हो चुका। अब मान के चलो कि थर्ड ईयर के सेकेंड क्वार्टर में मैं उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, थर्ड ईयर के सेकेंड क्वार्टर में। सो थर्ड ईयर में क्या रेट है? 2.5% पर क्वार्टर। सो यहाँ पर 2.5, 2.5, क्योंकि मैंने क्या कहा आप लोग को, थर्ड ईयर के सेकेंड क्वार्टर में उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे कितना रिडक्शन करना पड़ेगा? कहना ऐसे फर्स्ट 2 इयर्स का 28% तो हो चुका है, एंड सेकेंड ईयर का 5%, 2.5, 2.5। सो 28 प्लस 5, 33। सो 33% माइनस करो, सो 67% मुझे रिफंड दिया जाएगा, ड्रॉबैक। ओके, मान के चलो कि मैंने थर्ड ईयर भी पूरा यूज कर लिया। सो थर्ड ईयर तक का रिडक्शन कितना हुआ? कहना ऐसे थर्ड ईयर का 10 एंड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल का मिला करके 38%। क्लियर हो गई बात? 38%। अब अपन बात करते हैं फोर्थ ईयर की। मान के चलो कि मैं फोर्थ ईयर के सेकंड क्वार्टर में इसको एक्सपोर्ट करूं, सेकंड क्वार्टर में, तो अब तक कितना रिडक्शन हो चुका है मेरे इस 100 में से? 38%। अब फोर्थ ईयर के सेकंड क्वार्टर में एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो फोर्थ ईयर का क्या परसेंटेज है? 2%। सो 2, दो क्वार्टर मैंने कहा, इसके लिए 2 लिखा। तो यहाँ पर 4% और माइनस करना होगा। सो 38% और यहाँ का 4%, सो 42% माइनस होगा। समझा? और मान के चलो कि मैंने 4 साल पूरा का पूरा यूज कर लिया, एंड 4 साल के एंड पर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, फोर्थ ईयर के लास्ट क्वार्टर में इसको एक्सपोर्ट किया। सो मुझे कितना रिडक्शन करना पड़ेगा? कहना है से 16 प्लस 12, 28, 38 एंड 8, 38 प्लस 8, 46। तो 46% माइनस करके मुझे जो बचा हुआ अमाउंट है वो मिलेगा एज अ ड्रॉबैक। और अगर मैं फोर्थ ईयर के बाद उसको री एक्सपोर्ट करता हूं, देन देयर विल बी नो ड्रॉबैक अवेलेबल टू मी। समझ में? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक किधर करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो 4% है ना, ये 4% वो लोग एक साल का लेते हैं। फर्स्ट ईयर में 4%, फर्स्ट ईयर में 4% नहीं है, फर्स्ट ईयर में 4% पर क्वार्टर है। समझ में आई क्या बात? एंड सेकेंड मिस्टेक, सेकेंड ईयर में 3% है। मान के चलो कि आपने 4% पर क्वार्टर भी ठीक से समझ लिया, पर और एक मिस्टेक आप लोग क्या कर सकते हो, सेकेंड ईयर में 3% लिखा है, 3% पर क्वार्टर आपने समझा, ठीक है। सो अगर मैं आपको कहूं कि मैं सेकेंड ईयर के सेकेंड क्वार्टर में एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो आप लोग क्या करोगे? अब तक के जितने क्वार्टर्स हैं, अब तक के जितने क्वार्टर, कितने क्वार्टर हुए? फर्स्ट ईयर के 4 क्वार्टर एंड सेकेंड ईयर के 2 क्वार्टर। सो टोटल 6 क्वार्टर इंटू 3% आप कर दोगे। सो दिस इज अ मिस्टेक विच इज कमिटेड बाय मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। आपको हर साल का अलग अलग कंप्यूट करना है, हर साल का अलग अलग, एंड दैट टू क्वार्टर वाइज। इज दैट क्लियर? ओके, some important points. No drawback shall be allowed if market price is less than the amount of drawback. मतलब अगर ये कैल्सी है, बराबर है, ये कैल्सी पे मैंने ड्यूटी पे किया था 100 रुपीज, ओके, और अब इस कैल्सी को मैं मार्केट में बेचूंगा तो 100 से भी कम आ रहा है। इतना खराब हो गया ये कैल्सी, ओके, मतलब इसका लाइफ अच्छा नहीं था, फालतू लाइफ था, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को अभी सिर्फ 60 रुपीज मिल रहा है मार्केट में बेचने के बाद, एंड ड्रॉबैक मैंने मतलब 100 रुपीज पे किया था ड्रॉबैक के लिए, ओके, इम्पोर्ट ड्यूटी पे किया था, उसमें से माइनस करने के बाद फॉर एग्जाम्पल 92 आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर ड्रॉबैक अगर आपका मार्केट प्राइस से ज्यादा है, इन शॉर्ट मार्केट प्राइस इज लेस देन द ड्रॉबैक अमाउंट, देन आपको कोई भी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? मतलब एटलीस्ट मार्केट प्राइस आपका ड्रॉबैक अमाउंट से तो ज्यादा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये सेक्शन 76 में लिखा हुआ। नेक्स्ट, नो ड्रॉबैक वेयर ड्रॉबैक अमाउंट इज लेस देन ₹50। मतलब अगर ये कैल्सी का ड्रॉबैक 50 रुपए से कम आ रहा है, देन आप कोई भी ड्रॉबैक नहीं क्लेम कर सकते। क्यों? क्योंकि 50 रुपए के लिए कितना मेहनत कराओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जीएसटी में भी ऐसी लिमिट्स थी, 1000 रुपया पर टैक्स सेट के नीचे अगर रिफंड अमाउंट है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। सिमिलरली ओवर ईयर 50 रुपीज इज द लिमिट। कस्टम लॉ बहुत जुना है, ओके, तो यहाँ पर लिमिट भी बहुत जुनी है। सो 50 रुपया लिखा हुआ है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक, amount of drawback shall not exceed 1/3 of market price of export. FOB value of export, FOB value of export। अगर आपका ड्रॉबैक अमाउंट, अगर आपका ड्रॉबैक अमाउंट
1/3 ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट से ज्यादा है, देन आपको ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा उससे ज्यादा। इन शॉर्ट आपको ड्रॉबैक कितना दिया जाएगा? मैक्सिमम अप टू द 1/3। समझा क्या? एक एग्जांपल लेता हूं, लेट अस टेक वन एग्जांपल। मान के चलो, एक सेकंड ना, मैं थोड़ा एग्जांपल फ्रेम कर रहा हूं। से यहाँ पर क्वांटिटी है से 300 केजीस, ठीक है, 300 केजीस। और 300 केजीस आपने एक्सपोर्ट किया है जिसका वैल्यू है 4 लाख रुपीस। ओके, सो ड्रॉबैक का रेट है, ड्रॉबैक का रेट लिख रहा हूं यहाँ पर। ड्रॉबैक रेट इज, ड्रॉबैक रेट इज ₹500 पर केजी, ₹500 पर केजी। ये ड्रॉबैक का रेट है। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंप्यूट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक, कंप्यूट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक। ओके, तो यहां पर आपको कैसे करना है? सबसे पहले ड्रॉबैक का अमाउंट निकालो, कितना आ रहा है ड्रॉबैक का अमाउंट? कहने से 300 केजीज एक्सपोर्टेड मल्टीप्लाइड बाय 500 रुपीज, सो टोटल ड्रॉबैक अमाउंट वुड बी 1,50,000। ठीक है, बट यहां पर ये लोग क्या कहते हैं, पढ़ो। द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट। मतलब 4 लाख का 1/3 करो, 4 लाख का 1/3 करो, मतलब 4 लाख डिवाइड बाय 3 कितना आएगा? सो 1,33,333। मतलब मैक्सिमम ड्रॉबैक आपको कितना मिलेगा? 1,33,333 एंड नॉट 1,50,000। समझ में आई बात? तो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, देयर कैन बी सर्टेन कंडीशंस ऑफ मिनिमम वैल्यू एडिशन। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, thus in case of SBR 1/3 rate, 1/3 rule will not be applicable। मतलब अगर आपका ब्रांड रेट है then only this particular rule will be applicable। अगर आपका स्पेशल ब्रांड रेट है then in that case this 1/3 rule will not be applicable। आगे, however other conditions shall be fulfilled, that is minimum value addition। मान के चलो कि आपने इंपोर्ट किया था कुछ गुड्स, ओके, जिसका वैल्यू था 5 लाख रुपए, एंड आप इसको एक्सपोर्ट करते हो 1 लाख 4 लाख रुपीज में। ओके, तो यहाँ पर अगर समझो गवर्नमेंट ने मिनिमम वैल्यू एडिशन का क्राइटेरिया रखा हुआ, ओके, आपको वैल्यू एडिशन करना है से 20%, कुछ तो वैल्यू एडिशन होना ही चाहिए ऑब्वियसली, पर गवर्नमेंट कैन ऑल्सो स्पेसिफाई सर्टन परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडिशन। तो यहाँ पर आपका तो वैल्यू एड ही नहीं हो रहा है, 5 लाख का इंपोर्ट किया, 4 लाख का एक्सपोर्ट किया, देयर इज नो वैल्यू एडिशन। सो हियर इवन इफ यू आर एलिजिबल फॉर 1,50,000 का ड्रॉबैक, आपको कुछ भी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर इज नो वैल्यू एडिशन इन दिस केस। आई होप इट इज क्लियर। ओके, आगे पढ़ते हैं। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, ठीक है, अगर एक्सपोर्ट गुड्स आपके टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस होने के पहले डूब गए, संक हो गए, ठीक है, देन इन दैट केस आपको कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया से वो लोग बाहर ही नहीं गए थे। ठीक है, इंडिया के बाहर नहीं गए, 12 नॉटिकल माइल के बाहर जाने चाहिए ना, इट शुड बी आउट ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स। बट इफ योर गुड्स आर सिंकिंग विद इन 12 नॉटिकल माइल्स देन नो अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक विल बी एप्लीकेबल। ओके, और अगर वो 12 नॉटिकल माइल क्रॉस कर चुके, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल क्रॉस कर चुके एंड उसके बाद डूब गए, देन देन इसको एक्सपोर्ट ट्रीट किया जाएगा, आपको रिफंड दिया जाएगा, ड्रॉबैक दिया जाएगा। ठीक है, राजेंद्र डाइंग इंडस्ट्री, राजेंद्र डाइंग करके एक केस लॉ है, उसमें लिखा हुआ है ये वाला। एंड जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर डूब गए तो ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, ये लिखा हुआ है सन इंडस्ट्रीज वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न द इंटरेस्ट एरिया। ठीक है, इंटरेस्ट सबसे पहला, पेएबल टू क्लेमेंट, मतलब जो ड्रॉबैक क्लेम कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको देना है ड्रॉबैक। ओके, और अगर गवर्नमेंट उसको टाइम पर नहीं देता, ठीक है, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिफंड क्लेम। मान के चलो कि आपने एप्लीकेशन किया था, आज का डेट है फॉर एग्जांपल 13th है ना आज,
नहीं 14th है, तो 14th नवंबर 2021 इस दिन को आपने एप्लीकेशन किया ड्रॉबैक का। ओके, अब ड्रॉबैक का एप्लीकेशन करने के बाद 1 मंथ में अगर आपको ड्रॉबैक नहीं आता, सो यहाँ पर अगले दिन से, ध्यान ध्यान देना, यहाँ पर अगले दिन से एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ, इसका 1 मंथ कब खत्म होगा? 1 मंथ कहने से 14/12, 14/12 को 1 मंथ खत्म, अगले दिन से आपको इंटरेस्ट चालू होगा। इज दैट क्लियर? सो ऑन एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लेम, सो 15th दिसंबर से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा जब तक गवर्नमेंट मुझे पैसा नहीं दे देता। इज दैट क्लियर? सो 15 नवंबर से लेकर के जब भी पैसा आएगा तब तक के लिए मुझे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा? इंटरेस्ट 6%। ठीक है, नेक्स्ट इज रिकवरेबल फ्रॉम क्लेमेंट। रिकवरेबल फ्रॉम क्लेमेंट मतलब मैंने जानबूझ के कुछ गलत गुड्स बता करके रिफंड क्लेम कर लिया, ड्रॉबैक क्लेम कर लिया। ओके, तो गवर्नमेंट क्या कहता है कि जब भी उन्होंने आपको ड्रॉबैक दिया तब से लेकर के जब आप उनको वापस से दे दोगे तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझा क्या बोला मैंने? जब भी गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया, ओके, तब से लेकर के गवर्नमेंट को आप जब तक दे देते हो तब तक के पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, मतलब जब गवर्नमेंट को देना था, मतलब गवर्नमेंट ने आपको देना था, तब 1 मंथ में नहीं दिया तो अगले दिन से चालू होता था, एंड जब आपको देना है तब जो दिन गवर्नमेंट ने आपको दिया तब से चालू होगा। इज दैट क्लियर? एंड दोनों ही केस में अपर टाइम लिमिट इज डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट बाय गवर्नमेंट और पेमेंट बाय एसएससी दोनों। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट के हित में है, गवर्नमेंट को अगर पैसा मिलेगा तो 15% से मिलना चाहिए, एंड गवर्नमेंट अगर देगा तो 6% पे देगा। ठीक है, जीएसटी में 18% है 15% की जगह पर, एंड वो 6% ही। अब यहाँ पर नीचे कुछ एक लाइन लिखी हुई है, पढ़ो। इफ द क्लेमेंट डज नॉट पे विद इन 2 months, रिकवरी प्रोसीडिंग्स विल बी इनिशिएटेड। मतलब अगर गवर्नमेंट ने मान के चलो आपको 14th नवंबर को ड्रॉबैक दे दिया, गलती से दिया, एरानस रिफंड हो गया आपको। ठीक है, अब यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप 2 महीने में पैसा नहीं दोगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, देन आपके ऊपर हम रिकवरी प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं, सुनना, दे टेक दिस 2 month एज द बफर पीरियड। मतलब अगर 2 महीने के अंदर अंदर आपने ड्रॉबैक वापस दे दिया तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ऐसा कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, पर ऐसा नहीं। आपको इंटरेस्ट राइट फ्रॉम द डेट व्हेन द गवर्नमेंट गिव यू रिफंड ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट, तब से लेके आपका चालू हो गया, तब से इंटरेस्ट का मीटर चालू हो गया। पर गवर्नमेंट ने एक एडिशनल पॉइंट अपने हाथ में रखा है कि अगर 2 महीने में आप नहीं दे दोगे तो आपके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे। ठीक है, दैट्स इट विद दिस ड्रॉबैक चैप्टर। अभी अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, CBZ Limited has exported following goods to Germany. Write a brief note with the reasons whether any duty drawback is admissible under section 75 in each of the following cases. क्या आपको ड्रॉबैक मिलेगा नहीं मिलेगा ये आपको यहाँ पर बताना है, एंड मिलेगा तो कितना मिलेगा। ओके, लेट अस बिगिन। प्रोडक्ट नंबर ए, प्रोडक्ट ए इज एक्सपोर्टेड फॉर रुपीज 4,30,000। ओके, एंड मार्केट प्राइस कितना है इसका? 3,50,000। ओके, ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट कितना है? 30%। ड्यूटी ड्रॉबैक रेट इज 30% ऑफ एफओबी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले 1/3 के हिसाब से कंप्यूटेशन करना है। ओके, सो पहले क्या करोगे आप, 4,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 30% कितना आ रहा है? 1,29,000। सब लोग कैलसी लेके बैठो। ड्रॉबैक का रेट क्या था? 30% ऑफ एफओबी। तो यहाँ पर एफओबी कितना है एक्सपोर्ट गुड्स का? 4,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 30%, सो 1,29,000 आपको ड्रॉबैक मिलना चाहिए। बट आपको और एक चीज यहाँ पर चेक करनी होगी, दैट इज कॉल्ड एज 1/3 अमाउंट। क्या चेक करना है आपको? 1/3 अमाउंट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 1/3 किसका? 1/3 किसका बताओ? 1/3 यू हैव टू चेक द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, एफओबी वैल्यू का 1/3 नहीं चेक करना है आपको, मार्केट प्राइस का 1/3 चेक करना। ठीक है, मार्केट प्राइस का 1/3, सो मार्केट प्राइस इज 3,50,000 डिवाइड बाय 3, कितना आ रहा है? 1,66,000।
1,16,666 एंड आपको तभी कितना आ रहा था 1,29,000। तो यहाँ पर मैक्सिमम ड्रॉबैक कितना दिया जाएगा 1,16,000। इज दैट क्लियर? सो 1,16,000 मिला ड्रॉबैक। इज दैट क्लियर? ओके। मैंने शायद ना पहले आपको 1/3 ऑफ एफओबी वैल्यू कहा था। 1/3 ऑफ एफओबी वैल्यू ने 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, 1/3 ऑफ एफओबी नहीं लेना आपको, 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस लेना है। ठीक है, सो मार्केट प्राइस जो भी होगा उस गुड्स का, उसका 1/3 से आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, नॉट विद द एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एफओबी वैल्यू हम कब लेते हैं? जब अपना मार्केट प्राइस जो है, ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट जो मैंने आप लोग को कहा था वो मार्केट प्राइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, देन इन दैट केस दिस एफओबी वैल्यू एंड मार्केट प्राइस डिस्कशन वुड बी मैटर। ओके, एंड मिनिमम वैल्यू एडिशन में भी काम आएगा ये। कब काम आएगा? मिनिमम वैल्यू एडिशन। मिनिमम वैल्यू एडिशन मतलब जो भी आपने इंपोर्ट किया है, ओके, उसका आपको वैल्यू एडिशन तो करना पड़ेगा ना। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, प्रोडक्ट नंबर बी। प्रोडक्ट नंबर बी, यहाँ पर क्या कहा जाता है? एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। आप एक्सपोर्ट करते हो इसको 6 लाख में, ओके, 6 लाख में आपने इसको एक्सपोर्ट किया, पर मार्केट में इसका प्राइस है 7 लाख रुपीज। ओके, ड्यूटी ड्यूटी ड्रॉबैक का कितना रेट है? 3.5% ऑफ एफओबी। अब नीचे एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, imported value of product B is 8 lakhs। imported value of प्रोडक्ट B is 8 lakhs। मतलब 8 lakhs रुपीस देकर के आपने कुछ गुड्स खरीदे एंड आप उसको 6 लाख रुपए में बेच रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, देन इन दैट केस दिस इज नॉट अ वैल्यू एडिशन। तो आपको यहाँ पर कुछ भी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा, देयर वुड बी जीरो ड्रॉबैक। देख लो यहाँ पर ड्रॉबैक इज जीरो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट सी। 1,20,000 में अपन ने एक्सपोर्ट किया है एंड मार्केट प्राइस अपना 60,000। ओके, ड्रॉबैक का रेट क्या है? 0.75% ऑफ एफओबी। सो 1,20,000 इंटू 0.75%। अब यहाँ पर कुछ दूसरा कंडीशन है क्या? देर इज नो सच कंडीशन। ओके, एंड 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस, उससे भी मतलब उसको भी अपन चेक कर लेंगे, 60,000 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा अमाउंट आ रहा है। इट्स ओके, अपना ड्रॉबैक अमाउंट कम है 1/3 से, तो यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा अपना वो ड्रॉबैक मिलेगा। सो 1,20,000 इंटू 0.75%, सो इट इज 900 रुपीज। तो आपको 900 रुपीज का ड्रॉबैक दिया जाएगा। यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, एक जीरो ज्यादा आ गया, सो 900 रुपीज का रिफंड मिलेगा। देखो यहाँ पर लिखा है 900 रुपीज, सो 900 रुपीज का रिफंड मिलेगा। एंड यहाँ पर और एक चेक आपको क्या करना है, 50 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? ओके, आगे प्रोडक्ट डी। प्रोडक्ट डी 3 लाख रुपीज का आपने एक्सपोर्ट किया है, मार्केट प्राइस 3.5 लाख रुपए है। ओके, 1.5% ऑफ एफओबी इज द ड्रॉबैक अमाउंट। सो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर कि नहीं करेंगे? एक इंफॉर्मेशन दी है आपको, ये पढ़ो। प्रोडक्ट डी इज मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ ड्यूटी फ्री इनपुट्स। मतलब आपने जो भी कुछ इंपोर्ट किया है उस उसके ऊपर आपने ड्यूटी कुछ भी पे नहीं की। जब आपने ड्यूटी पे ही नहीं की इंपोर्ट पर, तो आपको ड्रॉबैक किसका दें? तो यहाँ पर आपको कुछ भी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? नो ड्रॉबैक, जीरो। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ सकता है एग्जाम में। ए हैज एक्सपोर्टेड अंडर मेंशन गुड्स अंडर ड्रॉबैक क्लेम। ओके, द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी एक्सपोर्टेड, क्या क्या एक्सपोर्ट किया एंड क्या रेट पर एक्सपोर्ट किया एंड कितना क्वांटिटी एक्सपोर्ट किया, सब दिया है यहाँ पर। लेदर फुटवेयर बूट्स, जो बूट होता है ना, चप्पल, चप्पल नहीं, चप्पल क्यों बोल रहा हूँ, बूट्स, शूज। सो 200 पेयर्स उसने एक्सपोर्ट किया। ठीक है, 1,000 पर पेयर, पेयर मतलब दोनों, वैल्यू एफओबी मतलब इतने में एक्सपोर्ट किया, रेट ऑफ ड्रॉबैक 11% ऑफ एफओबी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 85 पर पेयर। मतलब आपको 2 लाख का 11% करना है, बट इट शुड नॉट एक्सीड, इट शुड नॉट एक्सीड 85 पर पेयर। ठीक है, 85 पर पेयर। सो टोटल कितने पेयर एक्सपोर्ट किए बताओ मुझे? 200 पेयर्स। ओके, सो 200 इंटू 85 और 2 लाख इंटू 11%, विच एवर इज लोअर इज द ड्रॉबैक अमाउंट। चेक करो, 200 इंटू 85, 17,000 और 22,000। तो यहाँ पर 22 सॉरी 17,000 आंसर आएगा। सो 17,000 वुड बी द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक।
अब यहाँ पर आपको सारे बाकी कंडीशंस भी चेक करने होंगे। 50 रुपए से ज्यादा है, हाँ है। मार्केट प्राइस का 1/3 से ज्यादा तो नहीं है, वो भी नहीं है, ठीक है। सो मार्केट प्राइस का तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, सो इट्स ओके, आपको 70,000 का ड्रॉबैक मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं। क्लियर है, 17,000 का ड्रॉबैक मिल गया आप लोग को। नेक्स्ट, लेदर चप्पल, स्लीपर जो होती है ना चप्पल, वो 2000 पेयर्स एक्सपोर्ट किया। ओके, 50 रुपया पर पेयर। अब यहाँ पर ड्रॉबैक का रेट क्या है देखो, एंड ये सब होता है ऑल इंडस्ट्री रेट्स। दिस इज ऑल इंडस्ट्री रेट्स। ओके, इस तरीके से होता है, आपको कस्टम्स के वेबसाइट पे पूरा मिल जाएगा। 3% ऑफ एफओबी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 पर पेयर। मतलब एफओबी वैल्यू जितना है 1 लाख, 1 लाख का 3%, 3000, और मैक्सिमम कितना मिलेगा 5 पर पेयर। मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है। ओके, मिलेगा तो 3% एफओबी के हिसाब से, पर उससे ज्यादा अगर देखो, दिस इज द अपर कैप। पहली बात तो ये अपर कैप है, मतलब अगर रेट ऑफ ड्रॉबैक के हिसाब से 5 रुपया पर पेयर से ज्यादा आता है, देन 5 रुपया पर पेयर तक सीमित रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो 5 रुपीज पर पेयर करेंगे तो कितना आएगा देखो, 2000 है ना, ये 2000 यूनिट्स। सो 2000 इंटू 5 पर पेयर 10,000। ओके, और 3% ऑफ एफओबी, मतलब 1 लाख का 3%, 3000। विच एवर इज लोअर, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू है इसके लिए। सो 3000 का अमाउंट अपने को ड्रॉबैक मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो देख लेते हैं। परफेक्ट। नेक्स्ट, ब्रास ज्वेलरी, ब्रास ज्वेलरी 200 kgs एट द रेट ऑफ 200 पर केजी। ठीक है, मतलब मैंने एक्सपोर्ट किया है 200 किलो। ओके, 200 रुपए पर, मतलब मैंने 40,000 रुपीज का एक्सपोर्ट किया। ओके, अब रेट ऑफ ड्रॉबैक क्या है, 22.5 पर केजी ऑफ ब्रास कंटेंट। अब ये जो ब्रास की ज्वेलरी है, इसमें पूरे के पूरे 200 किलो ब्रास नहीं है। ओके, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, ऑन एग्जामिनेशन इट इज फाउंड दैट ब्रास ज्वेलरी इज 50% वेट। ठीक है, मतलब ये एक इंफॉर्मेशन, ये दूसरा है, इसको भूल जाओ। सो यहाँ पर जो 100 किलो है, सॉरी 200 किलो है, इसमें 100 किलो ब्रास है एंड 100 किलो अदर्स है। ओके, तो ब्रास का कंटेंट कितना है, 100 किलो। सो 100 इंटू 22.5 पर केजी, 22.5 पर केजी, बस इतना ही। यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है ही नहीं कुछ। सो 100 किलो इंटू 22.5, इट कम्स टू 2250। सो इतना आपको रिफंड दिया जाएगा। आपको वापस से चेक करना, मार्केट प्राइस का 1/3 50 रुपीज से ज्यादा होना चाहिए, ये सब आपको चेक करना है। क्लियर? नेक्स्ट, प्लास्टिक बैंगल्स विथ क्या लिखा है, एम्बलिशमेंट जो भी है, 200 kg एट रुपीज 100 पर केजी। मतलब आपने 200 किलो प्लास्टिक बैंगल एक्सपोर्ट किया एट द रेट ऑफ 100 पर केजी। सो आपका एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट कितना होगा, 20,000। रेट ऑफ ड्रॉबैक ₹5 पर केजी ऑफ प्लास्टिक कंटेंट। प्लास्टिक कंटेंट के हिसाब से आपको ड्रॉबैक दिया जा रहा है। सो पहले चेक करो इसमें प्लास्टिक कंटेंट कितना है। ओके, नोट पढ़ते हैं यहाँ पर। इन प्लास्टिक बैंगल द प्लास्टिक कंटेंट इज 50%, बट द टोटल वेट कम्स टू 190 kg ओनली। मतलब 200 किलो का आपने एक्सपोर्ट किया, पर एक्चुअल एक्सपोर्ट कितना हुआ, 190 kg। क्लियर? एंड 190 kg में से 50% प्लास्टिक है। सो कितना हुआ, 190 डिवाइडेड बाय 2, 95 kg इसमें प्लास्टिक है। 95 kg प्लास्टिक होने की वजह से 5 रुपया के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा चेक करो, 95 इंटू 5, 475। सो 475 का आपको ड्रॉबैक दिया जाएगा। 50 रुपए के ऊपर है, 1/3 को भी आपको कंपेयर करना है। मान के चलो कि जो सेम प्राइस है वही मार्केट प्राइस है, नोट लिख के आप कंपैरिजन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो हियर वी कंप्लीट विद दिस क्वेश्चन। ओके, दिस मच इज सफिशिएंट फॉर योर ड्रॉबैक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, जितना भी सीखना था, कंटेंट, क्वेश्चन आंसर्स एंड प्रोविजंस, ऑल हैव बीन डन। ओके, एक चीज ध्यान रखना, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस लेना है, 1/3 ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट नहीं लेना। पर ड्रॉबैक का जो परसेंटेज होगा, इट विल बी परसेंटेज ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर लेक्चर्स, बाय बाय।